बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसा कि बहुत लंबे अरसे से हम आपको बता रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम ज़रूर आएगी, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में अहदाफ पूरे नहीं हुए थे। 26वीं आइनी तरमीम एक बुनियाद रखी गई थी ताकि 27वीं आइनी तरमीम में रुकावट ना आ सके। 26वीं आइनी तरमीम में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ सहारों की ज़रूरत थी, और वो सहारे फजल रहमान साहब जैसे लोग थे। कुछ लोगों को अगवा करना पड़ा, पकड़ना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी की थी। और 26वीं आइनी तरमीम इन शराइत के ऊपर की कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मायूब किस्म की हैं, आइन में ये तरामीम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो तरामीम जो 26वीं आइनी तरमीम में होनी थी उन्हें रोक लिया गया, और एक 26वीं आइनी तरमीम ऐसी पास की गई जिसके बाद 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त कर लिया गया। यानी आईनी अदालत बनाई गई, और आईनी अदालत के ज़रिए से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें थी उन्हें माले गनीमत की तरह बांट लिया गया, और अब इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अब ये बड़े आराम से 27वीं आईनी तरमीम ला सकते हैं। अदालतें सो चुकी हैं। आईनी तरमीम को रोकने के लिए आईनी बेंच होता है, आईनी बेंच हुकूमत खुद बनाती है, लिहाजा सारा रास्ता साफ है। और अब 27वीं आईनी तरमीम, जैसा कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया, कि बिल्कुल आने वाली है, और कोशिश ये की जाएगी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले पहले या उनकी रिटायरमेंट की डेट से पहले पहले 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। अब ये 27वीं आईनी तरमीम है क्या? ये बिलावल जरदारी ने इसको ट्वीट कर दिया, और बिलावल जरदारी के ट्वीट के ज़रिए से ये 27वीं आईनी तरमीम पब्लिक के सामने आ गई। देखिए, नॉर्मली तो ये पता भी नहीं होता कि तरमीम करनी क्या है बेचारे अरकान को। उन्हें हुक्म दे दिया जाता है पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कि आपने ये वोट करना है, वो बेचारे कर देते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ती रहती है। और याद रखें कि 26वीं आईनी तरमीम में यही बिलावल जरदारी थे जिन्होंने 2 बातें की थी जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। नंबर 1, डंडे वाली जमहूरियत। नंबर 2, ब्रूट मेजॉरिटी। ये 2 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 नंबरी करे या फ्रॉड करे, और वो ये कहे कि वो बहुत जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये 2 चीज़ें आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद दिलानी है। नंबर 1, ब्रूट मेजॉरिटी। नंबर 2, डंडे वाली जमहूरियत। ये दोनों चीज़ें बिलावल जरदारी की लाई हुई हैं। देखें, बिलावल जरदारी के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने आइन शिकनी के लिए मदद की थी अयूब खान की और याया खान की। वो उन आइन शिकनों के साथ जाकर खड़े हो गए। बाद में एक और डिक्टेटर ने उनको निशाने इबरत बना दिया, और तब से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी जो है इसी बुनियाद पे जिंदा है। भुट्टो का खून ही नहीं धो पाई, ये दाग उतार ही नहीं पाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिक्टेटर अयूब खान और याया खान के लिए काफ़ी मदद की थी आइन शिकनी में। नवाज शरीफ ने डिक्टेटर ज़िया-उल हक के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी, बल्कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने के यानी बेशर्मी की हद तक इन्होंने दावे किए थे नवाज शरीफ साहब ने। फिर काफ लीग ने और फजल रहमान वगैरह ने, इन सब लोगों ने, MMA ने, इन्होंने मिलकर मदद की डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की। एक मौका पर जो रेफरेंडम हो रहा था उसमें इमरान खान साहब ने भी परवेज मुशर्रफ की मदद की थी। बहरहाल अब ये तीनों जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी, PMLN और काफ लीग, ये मिलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए आइन में तरमीम कर रहे हैं। यानी ये उनकी ख्वाहिश एस्टेब्लिशमेंट ही जो चाहती है वही होता है पाकिस्तान में। तो बिलावल ने बताया कि जरा पहले आप ये देख लें। बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। चेयरमैन बिलावल जरदारी। मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी, ये बिलावल ने कहा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इनकी कोई जुर्रत नहीं है कि ये इनकार करें। ये थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, 1-2 चीज़ें तब्दील करवाएंगे जो पहले से तय है। जो चीज़ें तब्दील होनी है वो पहले से तय है, छोटी मोटी चीज़ें वो ये तब्दील करवा लेंगे। जो बड़ी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, जो तरमीम इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, वो ये करवा देंगे। बिलावल ने कहा कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम है, इसमें आइनी अदालत का क़याम, यानी आइनी बेंच से काम नहीं बन रहा, अब आइनी अदालत ये बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। फिर उसने कहा कि इसमें NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल है।
फिर बिलावल ने कहा जी इसके ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी पीपल्स पार्टी की 6 नवंबर को, हम उसके अंदर जनाब बातचीत करेंगे और ताकि फैसला किया जा सके। अब ये तरमीम है क्या, ज़रा चंद चीज़ों पे आप गौर कर लें। नंबर एक तो ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने अब जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था उसमें पहले जज की मर्जी की एक शिक रखी हुई थी, यानी जैसे जस्टिस सरफराज डोगर को उठाकर लाए लाहौर से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, या बाकी जजेस को सिंध से और मुख्तलिफ जगहों से लेकर आए, तो उन जजेस की मर्जी शामिल थी। लेकिन अब ये करना चाह रहे हैं कि बगैर जज की मर्जी के, जज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, यानी एक हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि ये जज अब जा रहा है जनाब फलां अदालत में, तो या तो वो जज उस ट्रांसफर को कबूल करेगा हाई कोर्ट का, या वो जज इस्तीफा देगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद जजों से इनको बड़ा सीरियस इशू है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से इनको प्रॉब्लम है, गुल हसन औरंगजेब साहब से इनको प्रॉब्लम है, खातून जज हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है, बाबर सत्तार साहब हैं जस्टिस, उनसे इनको प्रॉब्लम है, जस्टिस जहांगीरी से इनको प्रॉब्लम है। तो ये करेंगे क्या, ये उनको उठा के किसी को सिंध में, किसी को पेशावर में, किसी को लाहौर में कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो जज जो है उसको सर फेंक के वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा ये फिर यहाँ पे अपनी मर्जी का जज लेकर आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक तो ये इख्तियार कर रहे हैं हासिल ताकि अदलिया को मुकम्मल तौर पे सरेंडर करवाया जा सके। फिर एक और चीज़ जो ये करने जा रहे हैं इसके अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। अब उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं आप खुद इससे अंदाज़ा कर लीजिए। फिर आईनी अदालत भी बना दी जाएगी ताकि जो मकासद पहले पूरे नहीं हो सके वो अब पूरे किए जा सके। उसमें यह भी बताया जा रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो आईनी अदालत का जज होगा उसकी उम्र की हद जो है, चीफ जस्टिस या जो उसका जज होगा उसकी उम्र की हद 70 साल तक ले जाएंगे, यानी वो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकेगा। अभी क्योंकि कुछ जज बेचारे रिटायर होने वाले हैं ना, उन्होंने खिदमात बड़ी सर अंजाम दी हुई हैं, तो अब उन जजेस को जो है वो एक तोहफा दिया जाएगा कि जनाब मज़ीद आप चंद साल काम करें और आप अपनी खिदमत जारी रखें, आपकी रिटायरमेंट नहीं होने जा रही। तो ये भी एक शिक इसके अंदर शामिल की जा रही है। दूसरा, बिलावल ने कोई ज़्यादा तस्करा नहीं किया, आर्टिकल 243 की बात की है। आर्टिकल 243 जो है ना वो फौज के हवाले से, तैनातियों के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से। फौज वैसे तो अंडर आती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, सदर पाकिस्तान उसके सुप्रीम कमांडर हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस आर्टिकल के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 243, और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं कि शायद जो इख्तियारात हैं फौज के आला तरीन वो तफवीज़ कर दिए जाए एक नया ओहदा बनाकर बड़े साहब को। यानी ये अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो अब मार्केट में लॉन्च की जा रही हैं 243 को लेकर। लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि फ़ौज अपनी हवाले से कौन सी तरमीम चाहती है। देखिए, फ़ौज का तो बेचारी का नाम बदनाम होता है, फ़ौजियों को तो पता भी नहीं होता आईनी तरमीम क्या है। ये सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो चंद चीदा लोग होते हैं, जो इसके बेनिफिशरी होते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें अब किस किस्म के इख्तियारात चाहिए, तो वो उसके मुताबिक आइन में तरमीम करवा लेते हैं। अब ये आइन में तरमीम करवा रहे हैं। एक चीज़ और है, वो है 18वीं आइनी तरमीम के अंदर तब्दीली। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 20 साल में जो वाहिद कारनामा किया जिसके ऊपर वो सीना चौड़ा कर सकते हैं, वो उनकी 18वीं आइनी तरमीम है, जिसमें उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी और बहुत सारे इख्तियारात सूबों को दिलवाए थे ताकि सूबे अपनी आवाम की खिदमत कर सके। अब इसके अंदर बिलावल ने जो खुद अनाउंस किया उसमें यह बताया गया कि जनाब 18वीं आइनी तरमीम के अंदर कुछ जो तालीम के और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करना और कुछ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के हवाले से भी मामलात हैं, ये सारे भी इसके अंदर हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर अपनी ही की हुई आइनी तरमीम को रिवर्स करती है, क्योंकि डे 1 से एस्टेब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को जो कुछ चाहिए पीपल्स पार्टी उन्हें सारा कुछ देगी और यहां पे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेगी और फिर ये नारे लगाएंगे, शोर मचाएंगे, देखें हमने अपनी 18वीं आइनी तरमीम बचा ली है। आइन का ये हुलिया बिगाड़ देंगे, ये आर्टिकल 243 में भी तरमीम कर देंगे, 200 में भी तरमीम कर देंगे।
अदलिया के इख्तियारात को कमजोर कर देंगे, कम कर देंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कर देंगे, पार्लियामेंट को बेवकूफ कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन बाद में ये नारा ये लगाएंगे, देखें जी हमने 18वीं आईनी तरमीम पर समझौता नहीं किया और ये बिलावल की जनाब बहुत बड़ी कामयाबी है। ये चूरन आपको बेचा जाएगा। मैं वक्त से पहले आपको ये बता रहा हूं। रजा रब्बानी एक मरतबा फिर मैदान में आ गए। वैसे ये ना ही आया करें तो अच्छा है। रजा रब्बानी साहब जो हैं ये दावेदार तो जमहूरियत के हैं। एक दिन ये आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मुझे जो फौज को मैं इख्तियारात दे रहा हूं, रेंजर्स को, मैं बहुत रो रहा हूं, बड़ा मजबूरन ये कर रहा हूं क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके ऊपर सिर्फ इसलिए खड़े होकर वोट करना है क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं और वोट जो है उनकी अमानत है। तो जनाब रो रो के इन्होंने ये किया और ये साबित करना चाहते थे कि इनसे बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार कोई नहीं है। अब रजा रब्बानी साहब जो है उनके पास आसान रास्ता तो रिजाइन करने का था। आईन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन ये लोग नहीं बोले। रजा रब्बानी का आपका स्टेटमेंट जरा आप देखें। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट मफलूज हो गई, धमाका खेज किस्म का बयान दिया उन्होंने। साबिक चेयरमैन सेनेट है रजा रब्बानी, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। कौमी सलामती, खारजा या इक्तसादी पॉलिसी या बैरूनी ममालिक के साथ कौमी वसाइल से मुतल्लिक मुआहदों के बारे में ना तो पार्लियामेंट में कोई बात होती है और ना ही उसे एतमाद में लिया जाता है। अमेरिका के साथ खारजा पॉलिसी में तब्दीलियां और अमेरिकी सदर से मुलाकातों की तफसीलात भी पार्लियामेंट से पोशीदा रखी गई हैं। अमेरिकी कंपनियों के साथ कुदरती वसाइल और मादनियात के मुआहदे भी पार्लियामेंट में पेश नहीं किए गए। रजा रब्बानी ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए जिसके तहत तमाम बैरूनी मुआहदों की पार्लिमानी मंजूरी 3 माह के अंदर लाजमी हो ताकि वो मुअस्सर हो सके। ये सवाल भी किया कि क्या पाकिस्तानी फौजी गजा भेजे जाएंगे और इनका मैंडेट क्या होगा। वज़रा की तरफ से सिर्फ टीवी शोज़ और सोशल मीडिया पर मामला उठाया जा रहा है, पार्लियामेंट में नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल नहायत संजीदा है जो अंदरूनी और बैरूनी सलामती दोनों पर असरअंदाज हो रही है। हुकूमत तीसरे फरीक के जरिए मुज़ाकरात कर रही है, वज़रा बयानात दे रहे हैं, मगर पार्लियामेंट खामोश है। पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। ऐवानों के निगहबानों को चाहिए कि हुकूमत को जवाबदेह बनाएं और पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की इस सोची समझी कोशिश का नोटिस लें। रजा रब्बानी ने खबरदार किया कि अगर पार्लियामेंट नाकाम रही तो तारीख इसकी तबाही कलम के जरिए लिखेगी। देखें रजा रब्बानी साहब आप समझदार आदमी हैं। ये जितने लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं इनमें लगभग 50% से ज़्यादा लोग वो हैं जो जाली फॉर्म 47 पे लाकर बिठाए गए हैं। हर एक के ऊपर किसी ना किसी ऑफिसर ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने हर एक के ऊपर कोई ना कोई नवाजिश की हुई है और उसको इस बात का पता है कि मैं ये इलेक्शन हारा था, इमरान खान ये इलेक्शन जीता था, फलाने फौजी ने मेरे ऊपर एहसान किया और मैंने उसको गारंटी दी, उसके बाद मुझे ये फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। जैसा कि नवाज शरीफ है, जैसा कि बिलावल है, जैसा कि बहुत सारे और लोग हैं, जैसा कि आसिफ अली जरदारी की साहबजादी इलेक्शन लड़ी और तमाम उनके मुखालिफ उम्मीदवारों को बिठा दिया गया। किसी एक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लोग अगवा कर लिए गए, लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए गए और बिला मुकाबला उन्हें एमएनए बना दिया गया। तो रजा रब्बानी साहब ये बात आपको याद रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी कि ये एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई सीटें हैं, ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, ये पार्लिमान के मेंबर नहीं हैं, ये किसी और के भेजे हुए अजनबी लोग हैं जिन्हें पार्लिमान के अंदर बिठाया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिन्होंने इन लोगों को भेजा ये उनके सामने सवाल उठाएं या उनके सामने रुकावट बने? ये कर नहीं पाएंगे। जब तक अवामी मुंतखब नुमाइंदों का मैंडेट उनके पास नहीं जाएगा तब तक ये हो नहीं सकता। बातें आपने बहुत अच्छी की हैं, सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब करते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए मेरी गुजारिश है कि ख्वाजा साद रफीक एक दिन कह रहे होंगे कि मेरे कायद मोहतरम जुनैद सफदर साहब, और एक दिन आप भी इसी खानदान के किसी आने वाले बच्चे का नाम ले रहे होंगे कि मेरे कायद मोहतरम जनाब फलां साहब। रजा रब्बानी साहब ये आप लोगों की किस्मत है, ये आप लोगों की किस्मत है और ये आपने खुद ये रास्ता चुना है। आपकी पार्टी में कोई सुहेल आफरीदी कभी वजीर आला नहीं बनेगा, वही बनेगा जो आपकी क़यादत का वफादार होगा और जो वो कहेंगे उसी तरीके से अजीबोगरीब किस्म के काम करेगा। किसी नौजवान को कभी रास्ता नहीं मिलेगा, हमेशा माफियाज ही आगे आते रहेंगे जैसा कि माजी में आते रहे हैं। नादरीन, अब ये तो हो गया जनाब आईनी तरमीम और ये होने जा रही है, ये हम सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही भोंडा और एक बड़ा गलीज इल्ज़ाम लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। लेकिन जैसे ही अमेरिका का इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ,
मोदी के और ट्रंप के हालात बेहतर होना शुरू हुए। जैसे ही इंडिया और अमेरिका जरा थोड़े से करीब आए, जैसे ही उनका ट्रेड एग्रीमेंट बेहतरी की तरफ गया, जैसे ही इंडिया ने रशिया से कुछ तेल शेल लेना कम किया, उसी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला और स्टेटमेंट जरा आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना संगीन इल्जाम लगाया। उसने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। दफ्तर खारजा खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खामोश हैं, डीजी ISPR भी खामोश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान, चीन और रशिया खुफिया तौर पर एटमी हथियारों के तजर्बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका वाहिद बड़ी ताकत है जो इन तजर्बात से अभी तक बाज है। 1992 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने कोई एटमी तजर्बे नहीं किए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को यह कहा है कि आप तैयार रहे, हम एटमी तजर्बे करेंगे। पहली मरतबा उन्होंने इरादा जाहिर किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास इतना बड़ा एटमी जखीरा है कि इस दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद एटमी तजर्बात ज़रूरी हैं ताकि यह देखा जा सके कि ये हथियार काम कैसे करते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे, रशिया पे और चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तजर्बात कर रहे हैं। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्ज़ाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात गलत हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान में थी कि जब साबिका दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। ये था इमरान खान जिसको ये पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। अब किन अल्फाज में जवाब देते हैं, डरते डरते देते हैं, क्या बात करते हैं, इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदलना अभी सिर्फ शुरू किया है। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में जो सबसे क्लोज आदमी बना था और बड़ा शानदार दोस्त था वो इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क के बच्चे संभाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बात आप याद रखें। जिन लोगों ने, फील्ड मार्शल ने या शहबाज शरीफ ने उम्मीद बांध ली ना डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इनका ख्याल रखेगा और इनकी प्रोटेक्शन करेगा, इमरान खान से या पाकिस्तानी अवाम से इनको बचाएगा, तो ये लोग ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को एक झटके में छोड़ दिया, जिसके बच्चे को वो लिया पड़ता था और उसके बच्चे के साथ यारी डाली हुई थी ताल्लुकात निभाने के चक्कर में, और एक झटके के अंदर जो है वो आंखें माथे पे रख ली डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप लोग ये बात ज़हन में रखें और डोनाल्ड ट्रंप पे तकिया मत कीजिएगा। वो किसी वक्त भी आपको ऐसा चक्कर देगा कि आपको फिर चक्कर ही आते रहेंगे और जब तक आपको समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। नाजरीन, क्या कैप्टन सफदर को CTD जो है वो उठाकर ले जाएगी गिरफ्तार करके? क्योंकि कैप्टन सफदर ने लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया और उकसाया लोगों को, जंग के लिए उकसाया लोगों को, और ये भी दुआएं की लाउड स्पीकर पर कि मुमताज कादरी पैदा किया जाए, कि या अल्लाह एक मुमताज कादरी पैदा कर। मुमताज कादरी साहब की जो खसूसियत थी वो ये थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे और बतौर सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने उस वक्त के गवर्नर को कत्ल कर दिया था, सलमान तासीर साहब को। तो मुमताज कादरी साहब ने सलमान तासीर साहब को कत्ल कर दिया जनाब। एक सिक्योरिटी गार्ड ने जिसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लगाया गया था उसे कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी अदालतों ने उसे फांसी दे दी। अब कैप्टन सफदर दुआएं कर रहे हैं एक और मुमताज कादरी के पैदा होने की। तो कैप्टन सफदर किस बड़े आदमी को कत्ल करवाना चाहते हैं उसके गार्ड के हाथों? सवाल यह पैदा होता है। यह बात तो कैप्टन सफदर से CTD पूछ सकती है। तो क्या मरियम नवाज CTD के जरिए कैप्टन सफदर को यह नफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाएंगी? सवाल है।
अब देखते हैं कि इसका कोई जवाब आता है या नहीं आता। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुबशर जैदी साहब, ये वो वाले नहीं है जो हमारे तुर्की वाले दोस्त हैं, एक और मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े आज़ाद सहाफ़ी अपने आप को ये कहते थे, आज़ाद तज्जियाकार। तो मुबशर जैदी साहब जनाब जो हैं वो वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना आलमी मीडिया का मुशीर मुकर्रर कर दिया और वो बन भी गए। बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए, तलत हुसैन सरकारी मुलाजिम, अबसार आलम सरकारी मुलाजिम, फ़ाद हुसैन सरकारी मुलाजिम, अब मुबशर जैदी ये भी सरकारी मुलाजिम। अब ये सरकारी नौकरी कबूल कर लेते हैं बेचारे, गुलामी में चले जाते हैं फौरी तौर पर। पहले हुकूमत की खिदमत करते हैं, हुकूमत की तारीफ़ें करते हैं, हुकूमत के गलत कामों को ठीक कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और फिर जाके बैठ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर। अब यही मुबशर जैदी थोड़ा अर्सा पहले तक ये जनाब कह रहे थे कि नवाज शरीफ धांधली करके जीता है, ये कालक अपने मुंह पे नहीं मलनी चाहिए, नवाज शरीफ को छोड़ के पीछे हट जाना चाहिए। यही मुबशर जैदी कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ ने ज़्यादती किया, गलत किया, उसके बारे में भी नेगेटिव कमेंटिंग थी। यही मुबशर जैदी यास्मीन राशिद साहबा के खिलाफ जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था। लेकिन अब इसी मुबशर जैदी को देखें कि वो इन सारी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए मैदान में आ गया और वज़ीर आज़म ने आलमी मीडिया का मुशीर भी मुकर्रर कर दिया। अच्छी बात पता क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि चेहरे बेनकाब होते हैं, बेचारे थोड़ी थोड़ी नौकरी पे बिक जाते हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं। सियासत करना देखें सबका राइट है, हर आदमी पाकिस्तान में जो है उसका ये राइट है कि वो पॉलिटिक्स करे। हमारे कुछ सहाफ़ी पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें। हर आदमी का ये राइट है कि वो पॉलिटिक्स करे और उसकी अपनी एक पॉलिटिकल चॉइस होनी चाहिए, ये आइन के अंदर उसको ये हक मिलता है। वो इलेक्शन में वोट भी डाल सकता है, इलेक्शन लड़ भी सकता है, उसको आइन ये हक देता है। अगर किसी सहाफ़ी को शौक है पॉलिटिक्स में आने के लिए तो ये तो बड़ा अच्छा रास्ता है, आप जाएं जाके इलेक्शन लड़ें। क्या ये तीनों चारों जिनके मैंने नाम लिए या बेशुमार और भी हैं, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं और ये खुद भी जानते हैं। तो ये करते क्या है, ये नौकरी कर लेते हैं सरकार की। तो सरकार की नौकरी कर लो या सहाफ़त कर लो, दोनों में से एक ही चीज़ आप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।